अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सिलक्यारा टनल की, जिसमें बीते 8 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को बचाने की कोशिश आज भी जारी है। और इसी के तहत अब अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ आर्नोल्डिक्स भी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, जिन्होंने रेस्क्यू के इस काम में लगी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ जानकारी भी ली, जिसके बाद 41 मजदूरों को सकुशल निकालने के नए प्लान पर अमल तेजी से शुरू हो गया है। हालांकि निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में फंसे ये सभी मजदूर कब बाहर आएंगे ये फिलहाल साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी मजदूर टनल के अंदर सही सलामत हैं। उत्तरकाशी के इस निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए बीते 8 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक देश के अलग अलग हिस्सों से कई हाईटेक ड्रिलिंग मशीनें मंगाई गई हैं। एक से बढ़कर एक एजेंसियों को इस काम में लगाया गया है, मगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले, क्योंकि टनल के अंदर मौजूद मलबा 41 मजदूरों तक पहुंचने की राह में रोड़ा बना हुआ है। ऐसे में डीआरडीओ की टीम भी अपने हाईटेक रोबोट की मदद से टनल और मलबे की जांच पड़ताल में लगी है। डीआरडीओ की टीम आई है यहाँ पर और रोबोटिक्स में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। अब ये रोबोटिक क्या किसी सांप की तरह है? दरअसल जो पाइप अंदर है उसके साथ साथ एक 6 इंच की पाइप भी घुसाई जा रही है। तो रोबोटिक्स में बहुत सारे काम है। क्या ये सेंस करेगा मलबा? हालांकि टीम बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं दे रही है, लेकिन एक दरअसल जो प्लान ऑफ एक्शन था उसके तहत ये जानना जरूरी था कि जो मलबा रास्ते में है ऑगर मशीन की, वो मलबा कैसा है, उसके आगे क्या कुछ हो सकता है। जब तक आप वो नहीं समझते प्लान ऑफ एक्शन नहीं होगा। दूसरा, चूंकि मशीन इस समय बंद है, इस समय कोशिश हो रही है कि मशीन, उसके आसपास का इलाका और 150 मीटर का ये इलाका जो सुरंग का मुहाना आप देख रहे हैं, इसको सुरक्षित किया जाए उन मजदूरों के लिए जो अभी इस समय काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा हादसा नहीं होने देना चाहता कोई, वो प्रिकॉशन लेना भी जरूरी है। तो रोबोटिक्स की टीम दरअसल सेंस कर रही है उस पूरे स्ट्रक्चर को, टनल के मुहाने से लेकर के 60 मीटर की उस दूरी को। 41 जिंदगियों को बचाने के इस मिशन में विदेशी एक्सपर्ट आर्नोल्डिक्स की मदद भी ली जा रही है, जो अपनी टीम के साथ उत्तरकाशी में मौजूद हैं और वो हालात का आकलन करने के बाद सभी मजदूरों के सही सलामत बाहर निकलने के प्लान पर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड ने बताया कि पूरी कोशिश है कि रेस्क्यू के दौरान किसी को चोट न पहुंचे और सभी को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। We are rescuing those 41 men. And we are not letting anyone get hurt while they're doing it. But to do that, we must be very careful with what we do, and that's why we're all here. That's why we're all talking. एक्सपर्ट्स के सुझावों के आधार पर ही अब टनल के ऊपर से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। लिहाजा मशीनों को टनल के ऊपर पहुंचाने के लिए बीआरओ की टीम ने पहाड़ को चीर अस्थायी रास्ता तैयार किया है, ताकि जल्द से जल्द टनल के अंदर 8 दिनों से फंसे 41 मजदूरों तक पहुंचा जा सके। पहाड़ के इस हिस्से पर दरअसल अब आप जब मशीनें देख रहे हैं तो यहाँ जियो फिजिकल जो इंस्टीट्यूट है, जो एजेंसीज हैं, वो अपना सामान लेकर के पहुंची हैं और इनका काम है दरअसल ये देखना कि जिस सतह पर हम खड़े हैं इसके ठीक नीचे और सुरंग के बीच तक की जो मोटाई है परत की, उसमें किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, यानी मिट्टी कितनी संवेदनशील है, ढांचा कैसा है और उससे क्या ऑपरेशन कितना आसान मुश्किल हो सकता है या किस तरह की दिक्कतें आएंगी। अब आप देखिए कि जहां पर सिर्फ पहाड़ था, पूरा हिस्सा था, इसको काट करके सड़क तैयार कर दी है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा है। हम उस हिस्से पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पहाड़ को ऊपर से चीरने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ एक्सपर्ट की टीम मजदूरों तक पहुंचने के काम में पूरी शिद्दत के साथ जुटी है, वहीं दूसरी तरफ इन मजदूरों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने के साथ ही उनसे बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना जा रहा है। इस बातचीत का मकसद यही है कि पल पल जिंदगी की जंग लड़ रहे मजदूरों की हिम्मत और हौसले को बनाए रखा जाए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अरे मैं बोल रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा, रात में सारा हो जाएगा, भगवान के जाके ठीक है। वहीं उत्तरकाशी में बीते 8 दिनों से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर केंद्र सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है।
खुद प्रधानमंत्री मोदी पल पल की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं। एक दिन पहले ही केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी सिलक्यारा टनल पहुंचे थे। इस दौरान गडकरी ने अगले 2 से 3 दिन के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद जताई। इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। इस सुरंग में 12 नवंबर को सुबह करीब 5:30 बजे हादसा हुआ था। तब से लेकर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें देश की टॉप एजेंसियां और विदेशी एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। इनकी कोशिश यही है कि रेस्क्यू में लगे लोगों की सुरक्षा के साथ साथ टनल में फंसी 41 जिंदगियों को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जा सके। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा और अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिलक्यारा टनल में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रोहिला ने गुड न्यूज टुडे से खास बातचीत की और इस पूरे ऑपरेशन और टनल में फंसे मजदूरों के बारे में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो ये सिचुएशन है ये कॉम्प्लिकेटेड है, चुनौतीपूर्ण है और एग्जैक्ट जो होता क्या है कि जब मलबा गिरा है तो उसके अंदर क्या कंडीशन है, किस प्रकार का स्ट्रेटा है, आगे क्या ऑब्स्ट्रक्शंस है, इसकी बहुत क्लैरिटी होती नहीं है और उसके लिए बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज चाहिए, अलग अलग उपकरण चाहिए जिनसे कार्यों को किया जाना है। और इसीलिए अभी वर्तमान में आज की अपडेट ये है कि अलग अलग जो विकल्प तय किए गए थे विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा, उन सभी पे पैरेलली काम चल रहा है और हम होपफुल है कि जल्दी ही कुछ समय में या कुछ दिनों में हम इसमें ब्रेक थ्रू पाएंगे। जो 41 श्रमिक हैं, जो कार्मिक अंदर फंसे हैं, उनसे लगातार संपर्क में रहा जाता है और जो NHIDCL के स्टाफ हैं वो उनको फीड कराने के लिए जो सारी व्यवस्थाएं हैं प्रशासन से सहयोग लेकर वो सब करते हैं और साथ ही साथ विभिन्न राज्यों ने अपने नोडल ऑफिसर्स भी यहाँ लगाए हैं और जो श्रमिक हैं उनके परिजन भी यहाँ पर आ रहे हैं। उन लोगों से भी, उन परिवारजनों से भी उनकी बात कराई जाती है स्थानीय भाषा में उनके ही तरीके से, तो उससे उनको एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। और जो हमारी हेल्थ टीम्स हैं जो यहाँ राउंड द क्लॉक डिप्लॉयड हैं, वो भी दोनों एक शेड्यूल के हिसाब से भी उनसे बात करती हैं और नीड बेसिस पे भी, यानी SOS बेसिस पे भी, अगर किसी की कोई तबीयत खराब होने का पता लगता है, कोई ऐसी स्थिति पता लगती है या कोई लगता है कि चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है, तो वो लोग भी लगातार बात करते हैं और सभी से फीडबैक लिया गया है और उनका कहना है कि अंदर सभी की स्थिति ठीक है और उनको एक भरोसा दिलाया जा रहा है कि वो जल्दी ही उनको निकाल लिया जाएगा और इस समय हम सबको अंदर भी बाहर भी एक थोड़ा धैर्य दिखाने की आवश्यकता है। तो उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रोहिला के इस बयान से ये तो साफ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एजेंसियां एक साथ कई विकल्पों पर काम कर रही हैं और इन्हीं में एक विकल्प है रेस्क्यू में लगे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ताकि रेस्क्यू के दौरान दूसरा कोई हादसा पेश न आए। ऐसे में एक्सपर्ट्स एक खास प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में तफसील से बता रहे मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। सुरंग में हादसे में उन 41 लोगों को बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है उसका 9वां दिन है और 9वें दिन भी कोई बहुत बड़ी कामयाबी अब तक हाथ नहीं लग पाई है, लेकिन तमाम कोशिशें जारी हैं और इस बीच लगभग मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यानी एक नहीं कई रास्तों पर विचार किया जा रहा है। मसलन पहाड़ के ऊपर से खुदाई की जा रही है, वहां से ड्रिलिंग करने की तैयारी हो रही है, साथ ही जो पहले ही ऑगर मशीन काम कर रही थी उसकी तीव्रता बढ़ाई जा रही है, वो खराब ना हो तो उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो मंगा लिए गए, एक ऑल्टरनेटिव मशीन जो है वो इंदौर से एयरलिफ्ट की गई है और जो कुछ भी जरूरी होगा उस ऑपरेशन के लिए वो तमाम चीजें मुहैया कराई जा रही हैं साइट पर। लेकिन इस बीच एक और प्लान जो काम चल रहा है वो है सुरंग के उस हिस्से में इस तरह के कंक्रीट ब्लॉक लगाना। ये ब्लॉक क्या करते हैं, दरअसल अब जो मशीन चल रही है वहां मलबा गिर रहा था, उसके वाइब्रेशन से जैसे ही मशीन ड्रिलिंग करती है आगे कोई ठोस चीज आती है तो मशीन का घर्षण बढ़ता है, उससे कंपन हो रहा है और कंपन से मलबा गिर रहा है। अब इस तरह के बड़े बड़े ब्लॉक्स मंगाए गए हैं जो मशीन को साथ साथ
गुफा के एक हिस्से में, यानी उस सुरंग के एक हिस्से में ये ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। ये ब्लॉक काम क्या करेंगे? समझिए कि ये एक मुहाना है जहां पर मशीन काम कर रही है, उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, मलबा गिर रहा है। जहां काम चल रहा है वहां भी बड़ी संख्या में मजदूर और एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, और ऐसे में एक और बड़ा हादसा ना हो जाए, अब ये ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। इसका रास्ता ये होगा कि मान लीजिए अगर यहां से मलबा गिरा, वो तमाम सारे लोगों को यहां से निकलकर 200 मीटर बाहर, सुरंग के बाहर वो पहुंच सकते हैं। तो आगे जो आर्क लगे हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो फ्रेजाइल हिस्सा है जहां सब कुछ टूट सकता है, वहां इस तरह के ब्लॉक बेहद कारगर साबित होंगे। और इसीलिए जो 6 एक्शन प्लान है उसमें एक हिस्सा ये भी महत्वपूर्ण है कि जो अभी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कोई हादसा ना हो, और इसीलिए बड़े बड़े ट्रकों पर लाद के इस तरह के ब्लॉक्स जो है इस समय साइट पर पहुंचाए जा रहे हैं, जिनकी असेंबलिंग की जा रही है ताकि और जान माल का नुकसान ना हो। हादसे के 9वें दिन रेस्क्यू टीम को टनल में फंसे 41 मजदूरों तक खाना पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने में सफलता मिल गई है। इस पाइपलाइन के जरिए अब मजदूरों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाने में आसानी हो रही है। और इसी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टनल निर्माण का जिम्मा संभाल रही कंपनी NHIDCL ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी ये सिर्फ हमारा फूड पाइप गया हुआ है जो लाइफलाइन 2 है। अभी मेन तो हमें लड़कों को बाहर निकालना है ना। तो 900 mm की जो पाइपलाइन है वो हमारा मेन चैलेंज है, उसको पहले करना हमें ज़रूरी है। अभी ये हमारे लिए एक पड़ाव है जिसमें हम लोगों को फूड भेज सकते हैं, उनको मोबाइल्स भेज सकते हैं, चार्जर्स भेज सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहला फूड सर क्या भेजेंगे इस पाइपलाइन के जरिए? हमने डीएम साहब से हेल्प लेकर के लिस्ट बनाई है। डीएम साहब के डॉक्टर साहब ने हमें बताया हुआ है, वही फूड हम बना रहे हैं, प्रिपेयर हो रहा है। उसके लिए एक ट्रे बन रही है, वो मॉडिफिकेशन के लिए ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है NDRF के लिए, प्लस मेरे जो फैब्रिकेटर्स हैं वो उसको ऑलरेडी बैठ के बना रहे हैं। उसके लिए हम बोतलें ला रहे हैं कुछ प्लास्टिक की, जो कि सिलिंड्रिकल होगी और जिसका मुंह बड़ा होगा, जिससे हम उसमें सामान भर सके। उसमें बम बनाना भेजेंगे, एप्पल के टुकड़े भेजेंगे, हम उसमें दलिया भेजेंगे, खिचड़ी भेजेंगे, ऑल दिस स्टफ, सो उनका पेट खराब ना हो। जो भी चीज़ भेजी जाएगी पहले डॉक्टर की सलाह ली जाएगी और फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि 6 इंच के पाइप में क्या क्या चीज़ जा सकती है। और अब आज सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में भारत की बदलती तस्वीर की। आज बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर की। करीब 2 करोड़ की आबादी वाले इस महानगर में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। सड़कों पर पारंपरिक ईंधन से चलने वाली बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें ले रही हैं। सार्वजनिक परिवहन से जुड़े दूसरे वाहनों में भी इलेक्ट्रिक को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजी तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के तौर पर भी इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ा है और इन सारी कवायदों का मकसद पर्यावरण को बचाना और वायु प्रदूषण को कम करना है। मुंबई से जुड़े ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में लगातार हो रही क्रांतिकारी बदलाव में एक और कड़ी जुड़ने वाली है, क्योंकि दिसंबर में समुद्र मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है, जो दक्षिण मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से नवी मुंबई के बेलापुर तक चलेगी। बिजली से चलने वाली इस वाटर टैक्सी में एक बार में 24 यात्री तक बैठ पाएंगे। नोएडा बेस्ड कंपनी इन्फिनिटी हार्बर सर्विस की तरफ से ही इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी की सेवा दी जाएगी, जो फिलहाल मंडवा, अलीबाग, बेलापुर और एलिफेंटा गुफाओं के बीच डीजल से चलने वाली वाटर टैक्सी की सेवाएं दे रही है। वाटर टैक्सी के संचालन से जुड़ी इस कंपनी ने 4 इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी खरीदी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए कंपनी ने 11 करोड़ 20 लाख रुपए चुकाए हैं। यानी इन्फिनिटी हार्बर सर्विस ने हर इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी को 2 करोड़ 80 लाख में खरीदा है। इनमें से 2 इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी का टेस्ट रन यानी कि ट्रायल गोवा में किया जा रहा है, जबकि 2 वाटर टैक्सी कोची में समंदर का चक्कर लगा रही हैं। अगले महीने ट्रायल रन पूरा कर 4 इलेक्ट्रिक टैक्सी मुंबई पहुंच जाएंगी। सिंगल चार्ज में लगातार 4 घंटे तक समंदर की लहरों पर चलने वाली ये इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी करीब 12 नॉटिकल मील यानी कि करीब 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी से मुंबई से नवी मुंबई तक का सफर 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। साफ है कि समंदर की लहरों पर यह सफर बेहद रोमांचक होने वाला है और इस सफर के दौरान न ट्रैफिक का झंझट होगा और न ही समय बर्बाद होने का कोई डर होगा, और इसके चलने से मुसाफिरों का सफर आसान भी हो जाएगा। इस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को सफर का एक नया विकल्प भी मिलेगा। मायानगरी मुंबई में सबसे बड़ी समस्या किसी जगह पर समय पर पहुंचना है। मुंबई की जनता का सबसे ज्यादा वक्त ट्रैफिक की वजह से बर्बाद होता है। ऐसे में
समुद्री रास्ते का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल मुंबईकरों के हित में हो सकता है। हालांकि पिछले साल से इन्फिनिटी हार्बर सर्विस कंपनी पहले से ही बेलापुर और एलिफेंटा गुफाओं और मांडवा अलीबाग के बीच वाटर टैक्सी से जुड़ी सेवाएं दे रही है, जो डीजल से ही चलती रही है। आर्थिक महानगरी होने की वजह से मुंबई की समुद्री तट पर हर दिन डीजल से चलने वाली सैकड़ों छोटे बड़े जहाजों का आना जाना होता है, जिसकी वजह से मुंबई में प्रदूषण बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ होता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी का संचालन किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि एक बार चार्ज करने पर वो लगातार 4 घंटे तक चल सकती है, जबकि डीजल से चलने वाली वाटर टैक्सियां प्रति घंटे 140 लीटर ईंधन की खपत करती हैं। यानी कि प्रदूषण फैलाने के अलावा उनका संचालन महंगा भी होता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी के संचालन को बढ़ावा देने से फेरी के संचालन में होने वाला खर्च 40 से 50% कम हो जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के संचालन में जब लागत कम होगी तो इसका सीधा सा फायदा उसका इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को भी मिलेगा, क्योंकि यात्री किराए में भी कटौती की संभावना संभव है। इलेक्ट्रिक जैसे वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से समंदर में होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। यही एक बड़ी वजह है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दिसंबर महीने में वाटर टैक्सी शुरू होने वाली है। ये वाटर टैक्सी गेटवे ऑफ इंडिया से नई मुंबई इलाके में बेलापुर तक जाएगी। इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि फिलहाल जिस तरह के स्टीमर्स चलाए जाते हैं, जैसा आप इस वक्त गेटवे ऑफ इंडिया पर देख रहे हैं कि पैसेंजर्स इन स्टीमर्स में बैठ रहे हैं, और ये डीजल पर चलने वाले स्टीमर्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि काफी एक तरह से बास आती है, और उसी वजह से जो पर्यटक गेटवे ऑफ इंडिया और बाकी जगहों पर आते हैं, उसी में आप कह सकते हैं कि लोगों को इस गंध का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक टैक्सी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि परिवहन में कई सालों से हमने ये चेंज देखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिशन होता हुआ दिख रहा है। मुंबई की BEST बसेस जो हैं वो अब कई मायने में इलेक्ट्रिक बसेस हो चुकी हैं, और इसी तरह से मुंबई जो कि एक समुद्री शहर है, उस समुद्री शहर में आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर टैक्सी एक काफी जरूरी साधन है। आपको बता दें कि मुंबई का जो JNPT इलाका है, एलिफेंटा केव्स का इलाका है, और आप कह सकते हैं कि नेरुल इलाका है, ये सारे इलाकों में वाटर टैक्सीज ऑलरेडी चलती है, लेकिन ये वाटर टैक्सीज डीजल पर चलती है। अब इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी और डीजल वाटर टैक्सी का सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी मुंबई में दिसंबर महीने से आने वाली है, वो एक बार चार्ज करने पर 4 घंटे चलती है। वहीं पर जो डीजल पर चलने वाली वाटर टैक्सी है, वो 1 घंटे में आप कह सकते हैं कि 160 लीटर ईंधन या डीजल लेती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक जो ट्रांजिशन है वो होने वाला है। दिसंबर महीने से ये जो वाटर टैक्सीज हैं, ये अगर मुंबई में आ जाती हैं तो मुंबई से नवी मुंबई एक तरह से इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशनल रूट है। कई लोग जो नवी मुंबई के इलाके में रहते हैं, वो हर रोज आप कह सकते हैं कि मुंबई की तरफ अपने ऑफिसेज में कामकाज के लिए आते हैं, और उनको इस सेवा का लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक ट्रांजिशन की शुरुआत हुई है, जब डीजल बोट्स जो हैं वो अब इलेक्ट्रिक बोट्स के लिए जगह बनाएंगे। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ मुस्तफा शेख, गुड न्यूज टुडे। जानकारों के मुताबिक इलेक्ट्रिक बोट इस रूट पर चलने वाली पहले की बोट से छोटी है, और इस वजह से बोट का कुछ ही हिस्सा पानी के भीतर होगा, और इस कारण मुंबई बेलापुर रूट पर मौजूद रॉक यानी कि चट्टान से टैक्सी के टकराने की संभावना बेहद कम रहेगी। रॉक से टैक्सी के टकराने का कारण ऑपरेटर ने पिछले कुछ महीने से मुंबई बेलापुर रूट पर टैक्सी का संचालन बंद कर रखा था। इन्फिनिटी हार्बर सर्विस कंपनी को उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी के ज्यादा सुरक्षित होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा यात्री इससे सफर करना चाहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सियां स्थानीय निवासियों और मेहमानों दोनों के लिए एक टिकाऊ और सुरक्षित यात्रा का विकल्प मुहैया कराएंगे। यानी घंटों का सफर मिनटों में समंदर की लहरों पर फर्राटा भरती इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी का मजा ले पाएंगे। मुंबई से नवी मुंबई जाने के लिए अब टैक्सी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सकता है और समंदर किनारे टैक्सी तैयार रहेगी। एक तरफ ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ पैसे और समय की भी बचत होगी। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए।
है।